क्लास 11th टॉपिक के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स नाम का एक चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। उस चैप्टर के अंदर हमारा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहा है, कौन सा रिएक्शन चल रहा है, नाम बोलो क्या थे? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शंस थे बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन में भी जो हमारा एग्जांपल है वो चल रहा है सेकंड वाला, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। व्हेन वी टॉक ऑफ द वर्ड डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, उसका मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। और इस एलिमिनेशन के मैकेनिज्म्स जो ज्यादा कॉमन है, एक है E1, दूसरा है E2। और जो रिएक्टिव बेस होता है वो ये डिसाइड करता है कि मैकेनिज्म E1 की तरफ होगा कि E2 की तरफ। चलो चेक करते हैं सर। दीज आर वेरी सिंपल बट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले मेरी हेल्प करो, आप मुझे ये बता दीजिए कि सर जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो वी विल वर्क ऑन मेजर प्रोडक्ट्स। सबसे पहले रिएजेंट चेक करो, रिएजेंट चेक करें। सबसे पहले रिएजेंट क्या दिया हुआ है? ये न्यूट्रल बेस है कि एनायोनिक बेस है? न्यूट्रल बेस। न्यूट्रल बेस के साथ जब हम हीट करते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म होता है? E1। सो वेरी इंपॉर्टेंट सर, यहाँ पे E1 मैकेनिज्म होगा। कौन सा होगा? E1 मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करा, E1 मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करा। अब सर क्या करने वाले हैं? अब सर यहां से सबसे पहले E1 मैकेनिज्म में हमारा ब्रोमीन एज अ लीविंग ग्रुप एज Br- बन के निकल जाएगा। ये ब्रोमीन एज Br- बाहर चला जाएगा। जैसे ही एज Br- बाहर गया सर, तो सर यहां पे एक इंटरमीडिएट बनेगा। दिस इंटरमीडिएट इज गोइंग टू बी दिस वन। यहां पे कार्बोकटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? कार्बोकटायन। E1 मैकेनिज्म की पहचान ही यही है, क्या बनना? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन बन गया सर। अब सर क्या इसमें रीअरेंजमेंट की ऑप्शन है? चेक करें, करो चेक सर। अगर इसमें रीअरेंजमेंट देखनी है तो सर इसका एडजॉइनिंग कार्बन कौन सा है? ये वाला। और है तो सर राइट साइड पे भी, बट उसकी ब्रांचिंग कम है, तो नॉर्मली ज्यादा ब्रांच्ड वाले कार्बन से ही क्या होती है? रीअरेंजमेंट। क्या इसके ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल है? क्या इसके ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल है? यस। अब इसके ऊपर जो हाइड्रोजन अवेलेबल है उसका अगर हम शिफ्ट कर दें, यहां से यहां शिफ्ट कर दें, तो ये कौन सा शिफ्ट कहलाएगा? बोलो, हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट है ये? हाइड्राइड शिफ्ट। तो सर ये हमारे से मिस होता है, इसीलिए आपका आंसर सही नहीं आता। सो बिकॉज जितने लोगों ने मेरे को भी आंसर चेक कराया, सबने बहुत अच्छा एफर्ट ट्राई किया था, ठीक है, बट गलती क्यों हुई? क्योंकि रीअरेंजमेंट स्किप कर दिया। अब सर जब रीअरेंजमेंट हुआ तो सर ये वाला कार्बोकटायन बन जाएगा, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। सर एक बार चेक करना सर, क्या चेक करें सर? इफ यू रिकॉल सर, ये वाला कार्बोकटायन 2 डिग्री का है और ये वाला कार्बोकटायन 3 डिग्री का है। पहले वाला सेकेंडरी था, दूसरा कौन सा है? टर्शियरी। अब जो सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकटायन है उसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा होता है? टर्शियरी। बिल्कुल सर, बहुत सही बात है। अब सर टर्शियरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल कार्बोकटायन था। क्या था? मोर स्टेबल कार्बोकटायन। बिकॉज इट इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन, इसीलिए ये रीअरेंजमेंट हुई थी। इसी का नाम था हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट हुई थी बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट। ओके सर, हाइड्राइड शिफ्ट से सेकेंडरी कार्बोकटायन कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू टर्शियरी कार्बोकटायन। अब मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनाने के बाद लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी सीखा था, E1 में जब एक बार मोर स्टेबल कार्बोकटायन बन जाता है, फिर वो अपने साथ वाले कार्बन से क्या लूज करता है? H+। लेकिन E1 में कौन से एल्कीन्स हमेशा मेजर बनते हैं? सेटजेफ के हॉफमैन? सेटजेफ एल्कीन्स। कौन से एल्कीन्स? सेटजेफ एल्कीन। अब अगर सर सेटजेफ एल्कीन बनाना है तो आपको यहां से H+ का लॉस कराना है फ्रॉम मोर ब्रांच्ड कार्बन एडजॉइनिंग कार्बन पॉजिटिव। ऐसा करने पे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है और वही सेटजेफ होके मेजर बनता है। अब मेरी हेल्प करो दोबारा से। सर ये रहा कार्बोकटायन, तो सर इसके एडजॉइनिंग कार्बन्स कौन कौन से हैं? सर इसके एडजॉइनिंग कार्बन्स हैं या ये और या ये। तो मुझे बताएं, इस लाइन को रीड करें। H+ का लॉस कराना है, एडजॉइनिंग से कराना है, लेकिन ज्यादा ब्रांचिंग वाले। तो ज्यादा ब्रांचिंग वाला ये लेफ्ट साइड वाला है, राइट साइड वाला है कि नीचे वाला है? बोलो कौन सा है? लेफ्ट साइड। करा दे वहां से? यस, बट उसके पास H होना भी तो चाहिए ना सर।
H होगा तभी लूज करेगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, चौथा क्या होगा? H। बन गई बात? यस। अगर वहां से H एज H प्लस का लॉस हुआ, किसका लॉस हुआ? H प्लस लॉस, तो इस कार्बन पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, हमारा फाइनल मेजर प्रोडक्ट बना आ जाएगा। तो हमारा सर फाइनल मेजर प्रोडक्ट ये बनाएगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। ये जो है, क्या ये रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है कि बिना रीअरेंजमेंट के बना है? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट है। रिकॉल इन लास्ट क्लास हमने कहा था रीअरेंजमेंट के बाद बनने वाले प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। हाँ जी अकुल बोलो। सर अगर उसमें CH का बॉन्ड टूटता है तो फ्री रेडिकल्स नहीं बनते सर? बेटा यहाँ पे H हम पॉजिटिव तोड़ रहे हैं, अगर H पॉजिटिव तोड़ रहे हैं तो कार्बन के पीछे क्या आएगा? माइनस, तो फ्री रेडिकल्स क्यों बनाएंगे? समझ आइए कोई बात? फ्री रेडिकल्स तब बनते अगर होमोलिटिक कंडीशंस होती, या तो आयनिक कंडीशंस चल रही हैं, आयनिक कंडीशंस में H रेडिकल का लॉस हुआ कि H प्लस का? H प्लस का। अब क्योंकि H प्लस का लॉस हुआ, पीछे क्या बचा? C माइनस, माइनस ने प्लस से क्या बनाया? डबल बॉन्ड। अब क्लियर है अकुल? ठीक है जी, चलो जी मूविंग ऑन टू द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अगर आप सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, नोट इट डाउन, अगर हम सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, हेल्प मी आउट, चलो चेक करें। अगर हम सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें तो जैसे आपने कहा सर ऊपर E1 मैकेनिज्म है, सो नीचे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा मैकेनिज्म है? E1 होगा कि E2 होगा? E1 कब होता है? E1 तब सिखाया था सर आपने जब न्यूट्रल बेस हीटेड कंडीशन में यूज किया जाता है। डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन में जब न्यूट्रल बेस हीटेड कंडीशन में यूज किया जाता है तो क्या होता है? E1। अब सर क्या ये न्यूट्रल बेस है? सर अल्कोहलिक केओएच में आपने बताया था जो एक्चुअल चीज होती है वर्क करने वाली वो RO माइनस होता है। क्या होता है? RO माइनस। रिकॉल द लास्ट क्लास, RO माइनस का इंग्लिश नेम इज एल्कोक्साइड आयन। क्या था? एल्कोक्साइड आयन। सो इज इट एनायनिक बेस और न्यूट्रल बेस? एनायोनिक बेस। बन गई सर जी बात। अब एनायोनिक बेस की प्रेजेंस में डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का जो हमारा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था सर वो E1 था कि E2 था? E2 था। सर E1 में काफी इंपॉर्टेंट फीचर होती है रीअरेंजमेंट पॉसिबल होना, जो आपने ऊपर वाले एग्जांपल में करके दिखा दी। E2 में काफी इंपॉर्टेंट फीचर होती है एंटी एलिमिनेशन होना। क्या होना बेटा? एंटी एलिमिनेशन। एंड कैन यू हेल्प मी, व्हाट इज एंटी एलिमिनेशन? दैट मींस जो लीविंग पार्ट्स हैं दे गो आउट फ्रॉम सेम साइड और ऑपोजिट साइड? ऑपोजिट साइड। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कोई वेज डैश नहीं दिखाया, यहां आपने ये वेज और ये डैश दिखाया। सर जब आपने वेज डैश दिखाया तो आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखानी शुरू कर दी, यानी आपने उनकी साइड्स दिखानी शुरू कर दी। तो मुझे हेल्प करो, चलो कोवर बताओ ये ब्रोमीन किस पे लगा है? वेज पे के डैश पे? वेज। क्या है ये? वेज। अब अगर ये वेज पे लगा है तो इसका मतलब क्या है कोवर? इस वेज पे लगने वाले का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। ये जो ब्रोमीन है अबव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन है? अबव द प्लेन। वेरी गुड कोवर, शाबाश, ये अबव द प्लेन है। ओके हेल्प मी आउट, चलो जसनंदन आप बताओ। अब ये जो मिथाइल है, ये जो मिथाइल है ये कहां लगा हुआ? डैश पे, और डैश पे लगना है बिलो द प्लेन। वेरी गुड, ये लगा है सर बिलो द प्लेन। सर ये अबव है, ये बिलो है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, ब्रोमीन तो जहां आपने दिखाया है वहां से चला जाएगा, ब्रोमीन का तो यहां से लॉस हो जाएगा अगेन एज Br माइनस, ये फिर से एज क्या आ जाएगा? Br माइनस। ये तो चला जाएगा सर, आपने सीखा लिविंग ग्रुप है और ये नेगेटिव आयन बन के निकल जाता है। बन गया सर। अब सर एक चीज समझाएं, हाँ आपने कहा था यहां पे होनी है एंटी एलिमिनेशन। क्या होनी थी सर? एंटी एलिमिनेशन। अब सर ये जो एंटी एलिमिनेशन है इसमें ब्रोमीन के साथ जो H पॉजिटिव का लॉस होना था वाज इट फ्रॉम सेम साइड और ऑपोजिट साइड? ऑपोजिट साइड। सर एक चीज देखें, ये जो ब्रोमीन से कार्बन हमने जोड़ा हुआ था ये हमारा कहने को अल्फा कार्बन था कि नहीं था? यस। और अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन ये कौन सा है? बीटा। तो ये भी कौन सा है? बीटा। ओके है सर? यस। तो मैं काम करता हूं, मैं इसको कहता हूं बीटा 1, इसको बोलता हूं बीटा 2। सर दोनों अलग अलग नेचर के हैं, तो एक बीटा 1 नेचर, एक बीटा 2 नेचर। सर आपने जो सिखाया बीटा एलिमिनेशन में जहां से हैलोजन जाएगा E2 में उसके बीटा कार्बन यानी एडजॉइनिंग कार्बन से क्या जाएगा? H प्लस का लॉस। बट सर अभी आप कह रहे हो एलिमिनेशन क्या है? एंटी।
तो पहले एक चेक करो, ये बीटा 1 पे H है क्या? इस बीटा 1 कार्बन के आपको क्या 3 बॉन्ड्स के अलावा चौथा बॉन्ड दिख रहा है? यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो होगा वेज होगा, डैश होगा, वेज। वेज पे क्या होगा? H। ये समझ आई बात? यस। क्यों होगा वेज पे? सर डैश पे तो ऑलरेडी कुछ है, जब डैश पे ऑलरेडी कुछ है तो चौथा बॉन्ड किस पे आएगा? वेज पे। अब वेज पे क्या H है? यस। अब वेज पे H है। अब सर ये वाला अगर ब्रोमीन जाता है तो, और ये वाला अगर मैं H चेक करूं, क्या ये दोनों वेज पे हैं? यस। क्या ये अबव प्लेन है तो ये भी अबव प्लेन है? यस। आर दे सेम साइड और ऑपोजिट साइड? सेम साइड। और एलिमिनेशन कौन सी है? एंटी। तो रियली सॉरी सर, ये वाला H का लॉस नहीं होगा। तो फिर कहां से करें सर? सर पड़ोसी, दूसरे पड़ोसी को पकड़ो। सर यहाँ पे क्या 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं? यस। क्या इसके अलावा आपको 2 हाइड्रोजन और मिलेंगे? यस। जो 2 हाइड्रोजन और मिलेंगे वो किस पे होंगे? एक वेज पे, दूसरा डैश पे। चलो सर दिखा दो, एक होएगा डैश पे और एक होएगा सर वेज पे। अब बताओ सर, अब सर जो आप निकालना चाह रहे हो H, एंटी एलिमिनेशन होने के कारण वो ऑपोजिट साइड से निकालना है, तो सर ये वाला निकालना है, डैश वाला। अभी बताया सर, डैश का मतलब होता है बिलो, वेज का मतलब होता है अबव। अब सर ब्रोमीन अगर अबव से जा रहा है तो मतलब है कि ये वाला H निकलेगा। तो डबल बॉन्ड बीटा 1 वाले कार्बन के साथ बनेगा कि बीटा 2 वाले के साथ? बीटा 2 वाले के साथ। बहुत ध्यान से देखना सर, बहुत ध्यान से सर। आपने सर बीटा 1 वाले कार्बन का H नहीं निकाला तो एज इट इज आपने उस CH3 को तो डैश पे दिखाया, लेकिन सर यहां से Br हटा, यहां से H हटा, ये सर डबल बॉन्ड आ गया। तो इस पर्टिकुलर केस में एंटी एलिमिनेशन होने के कारण मेजर एल्कीन ये बना ना। एक छोटी सी बात सर, अगर मैं यहां पे ऊपर वाला H निकालता, ठीक है, इफ बीटा 1H लॉस्ट अगर होता तो सर एल्कीन कौन सा बनता? तो एल्कीन बनता ये वाला। अगर बीटा 1H लॉस्ट होता तो ये एल्कीन बनता। बट अब एक चीज चेक करते हैं, मेरी हेल्प करना सर। अब मुझे इस एल्कीन के अल्फा H बताओ कितने, काउंट करोगे? और इस एल्कीन के अल्फा H बताओ कितने, काउंट करो। हरियप। हाँ जी, इसके अल्फा H बोलो कितने हैं? हरियप। चलो हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा जी अल्फा H? यस भूमिका बेटा बताओ। 7। बिल्कुल सही है सर, चेक करो सर। ये वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे भी CH2। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिए 3 + 2 + 2 क्या हो गया सर? 7। बिल्कुल ठीक है। अब सर यहाँ आ जाओ, इसके अल्फा H कितने हैं जी? हाँ जी, तक्ष पक्का 3 है? यस 3 है सर। चेक करें सर, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन, सर यहाँ पे एक H होगा और यहाँ पे 2 H होंगे, तो अल्फा H कितने हो गए सर? 3। तो इन दोनों एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हरियप, इन दोनों एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? कितनों को लगता है कि ये वाला बीटा 1H लॉस करने वाला एल्कीन स्टेबल होगा? रेज योर हैंड्स, शो मी योर हैंड्स। कितनों को लगता है कि ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? पक्का यही होगा, क्योंकि जिसके अल्फा H ज्यादा होते हैं उसकी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। तो लेस स्टेबल कौन सा है? ये। फिर भी मेजर कौन सा बन रहा है? ये। अरे सर कमाल कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि ये मोर स्टेबल था, हालांकि ये लेस स्टेबल था, बट इस पर्टिकुलर केस में स्टिल मेजर प्रोडक्ट यही वाला है। सर ये तो हमारा हॉफमैन एल्कीन है। कौन सा है? हॉफमैन एल्कीन। तो मुझे बताएं लास्ट बार, क्या इसमें सेडजेव एल्कीन मेजर बन रहा है कि हॉफमैन? हॉफमैन। तो सर मैक्सिमम टाइम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में कैसे एल्कीन्स मेजर बनते हैं? सेडजेव एल्कीन के हॉफमैन? सेडजेव। बट इस बार कौन सा मेजर बन रहा है? हॉफमैन। तो कभी कभी स्पेशल कंडीशंस में हॉफमैन एल्कीन मेजर बन सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ सच केसेस। Both these questions, in one you are able to see the concept of rearrangement, in two you are able to see the important concept of anti-elimination. ये दोनों चीजें आपके E1, E2 mechanisms जो नॉर्मली क्लास 11 क्लास 12 दोनों का पार्ट है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन छोड़ देते हैं, वो क्लियर हो गए। कितना वो क्लियर है? रेज योर हैंड्स, शो मी योर हैंड्स। से यस क्लियर है सर? यस सर। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो पूछना है दोबारा, हेजिटेट नहीं करना। ठीक है जी।